अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण, कक्षा 6 विज्ञान। शीर्षक का बहुत ही सरल सा अर्थ है। आज हम ये सीखने वाले हैं कि जब बहुत सी चीजें आपस में मिल जाती हैं, यानी एक मिश्रण बन जाता है, तो उन मिली हुई चीजों को अलग अलग कैसे किया जाता है। विज्ञान की भाषा में इसी अलग करने को पृथक्करण कहा जाता है। तो पृथक्करण का मतलब अलग करना है। और यहाँ जब मटकी में दूध या दही को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। यह स्कूल के बच्चों को समझाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है कि पृथक्करण असल में दिखता कैसा है। सही कहा। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। हेडिंग है, हमें पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। किसी मिश्रण से पदार्थों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। जब कोई दो चीजें मिल जाती हैं तो उन्हें अलग करने की मेहनत क्यों करनी है। इसके पीछे कुछ बहुत ही सीधे और तार्किक कारण होते हैं जो विज्ञान हमें समझाता है। उसी के नीचे पहला कारण लिखा है, उद्देश्य 1, अनावश्यक ऑब्लिक हानिकारक पदार्थों को हटाना। उदाहरण, चावल से पत्थर अलग करना। ब्रैकेट में लिखा है, अशुद्धियों को फेंक देते हैं। हाँ, इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी छोटे बच्चे को बता रहे हों। जब घर में चावल पकाने के लिए डिब्बे से निकाला जाता है तो उसमें अक्सर छोटे छोटे पत्थर होते हैं। अगर वो पत्थर खाने के साथ पेट में चले जाएं तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, दांत भी टूट सकता है। इसलिए जो चीज हानिकारक है उसे हटाना जरूरी है। हाँ, और उसे हम फेंक देते हैं। इस बात को दिखाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक हाथ कटोरे में रखे चावलों में से कंकड़ या पत्थर बीनकर अलग कर रहा है। बिल्कुल। इसके बाद दूसरा उद्देश्य है, मैं पढ़ती हूँ। उद्देश्य 2, अनुपयोगी अवयवों को हटाना। उदाहरण, चाय की पत्तियां अलग करना। ब्रैकेट में है, अशुद्धि को फेंक देते हैं। अब देखिए, ये पहले वाले से थोड़ा अलग है। चाय की पत्ती हानिकारक नहीं है, लेकिन चाय बनने के बाद उस पत्ती का कोई काम नहीं बचता, वो अनुपयोगी हो जाती है, इसलिए उसे छलनी से हटा देते हैं। और ये रोज का काम है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक केतली से कप में चाय छानी जा रही है और पत्तियां छलनी में रुक रही हैं। इसके नीचे तीसरा उद्देश्य है, मैं पढ़ती हूँ। उद्देश्य 3, दो उपयोगी अवयवों को अलग करना। उदाहरण, दूध का मंथन करके मक्खन प्राप्त करना। ब्रैकेट में लिखा है, हम दोनों का उपयोग करते हैं। ये सबसे दिलचस्प कारण है। यहाँ हम किसी चीज को फेंकते नहीं हैं। जब दूध या दही को मथते हैं तो मक्खन भी खाने के काम आता है, और जो पीछे मट्ठा या छाछ बच जाती है वो भी पीने के काम आती है। मतलब दोनों ही चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक मटकी में दूध या दही को मथा जा रहा है और ऊपर मक्खन तैरता हुआ दिख रहा है। जी। अब हम पहली असल विधि पर आते हैं। स्लाइड 3 है। विधि 1, हस्त चयन। ब्रैकेट में हैंड पिकिंग। गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को हाथ से बीनकर अलग करना। आगे महत्वपूर्ण शर्तें यानी कंडीशंस दी गई हैं। अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। अशुद्धियों का आकार इतना बड़ा हो कि हाथ से उठाया जा सके। हस्तचयन, इसका सीधा सा मतलब है हाथ से चुनना। यह सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसकी दो शर्तें बहुत जरूरी हैं। पहली बात, कचरा थोड़ा सा ही होना चाहिए। अगर बहुत सारा कचरा होगा तो हाथ से चुनने में पूरा दिन निकल जाएगा। और दूसरी बात, कचरा इतना बड़ा जरूर हो कि उंगलियों में पकड़ में आ सके। एकदम बारीक पाउडर को हाथ से नहीं चुना जा सकता। हाँ, ये तो बिल्कुल व्यवहारिक बात है। इसके नीचे एक क्रियाकलाप दिया है। अनाज के पैकेट से कागज की शीट पर पत्थर, भूसा और टूटे हुए अन्य कणों को अलग करना। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कक्षा 6 के बच्चे खुद करके देख सकते हैं कि हाथ से कचरा कैसे अलग किया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक व्यक्ति जमीन पर बैठा है, उसके सामने अनाज की एक बोरी खुली है और वह एक थाली में अनाज लेकर उसमें से अशुद्धियां अपने हाथों से बीन रहा है। जी, ये चित्र उसी क्रियाकलाप को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। अब स्लाइड 4 पर आते हैं। हेडिंग है, विधि 2, थ्रेशिंग। अन्न कण, ब्रैकेट में ग्रेन्स, आम या अमरूद की तरह बड़े नहीं होते, इसलिए इन्हें डंडियों से तोड़ना असंभव है। फिर इसकी परिभाषा दी गई है। थ्रेशिंग, ब्रैकेट में डेफिनेशन, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों, ब्रैकेट में अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। देखिए, जब खेत में फसल पक जाती है तो अनाज के दाने बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जैसे पेड़ से आम तोड़ना आसान है क्योंकि वो बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे लाखों दानों को हाथ से एक एक करके तोड़ना नामुमकिन है। इसलिए उन दानों को डंडियों से एक साथ अलग करने की इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान में थ्रेशिंग कहा जाता है। इसके तरीके भी बुलेट पॉइंट्स में दिए हैं।
डंडियों को पीटकर अन्न कणों को अलग किया जाता है। ये कार्य बैलों की सहायता से या थ्रेशिंग मशीनों द्वारा भी किया जाता है। इसके नीचे एक नोट भी लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। नोट: अनाज को अलग करने से पहले पौधों को धूप में सुखाया जाता है। ये जो सुखाने वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब पौधों को धूप में सुखाया जाता है तो वो एकदम कड़क हो जाते हैं, और कड़क होने के बाद जब उन्हें पीटा जाता है तो दाने बड़ी आसानी से टूटकर अलग हो जाते हैं। गीले होंगे तो वो चिपक जाएंगे, और बड़े खेतों में यही काम मशीनों से किया जाता है ताकि समय बच सके। हाँ, और पुरानी तरीके को दिखाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। एक किसान सूखे पौधों के गट्ठर को अपने हाथों में पकड़कर एक बड़े पत्थर पर जोर जोर से पीट रहा है, जिससे अनाज के दाने टूटकर गिर रहे हैं। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। स्लाइड 5 है विधि 3, निष्पावन ब्रैकेट में विनोइंग। किसी मिश्रण के अवयवों को वायु या हवा के झोंकों द्वारा पृथक करना। सिद्धांत है भारी तथा हल्के अवयवों को अलग करना। भारी कण अनाज ब्रैकेट में पास में गिरता है, हल्के कण भूसा ब्रैकेट में हवा से उड़कर दूर गिरता है। इसे ऐसे समझते हैं, जब थ्रेशिंग हो गई और दाने अलग हो गए तो उनमें अक्सर थोड़ा भूसा रह जाता है। अब इसे अलग करने के लिए हम हवा का उपयोग करते हैं। जब हम अनाज को थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं तो अनाज भारी होता है, वो सीधा नीचे गिर जाता है। लेकिन जो भूसा होता है वो एकदम हल्का होता है, तो हवा उसे अपने साथ उड़ाकर थोड़ा दूर ले जाती है। ये तो प्रकृति का बहुत अच्छा उपयोग है। इसके नीचे एक लाइन और है, मैं पढ़ती हूँ। अलग हुए भूसे का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। हाँ, मतलब यहाँ भी कुछ बर्बाद नहीं हो रहा। वो हल्का भूसा गाय भैंस के खाने के काम आ जाता है। और इसे समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। एक महिला स्टूल पर खड़ी है। वह एक सूप ब्रैकेट में विनोइंग बास्केट से अनाज नीचे गिरा रही है। हवा चल रही है, जिससे हल्का भूसा उड़कर दूर गिर रहा है और भारी अनाज का ढेर सीधा नीचे उसके पैरों के पास बन रहा है। जी। अब अगली विधि है स्लाइड 6, मैं पढ़ती हूँ। विधि 4, चालन ब्रैकेट में सीविंग। चालिनी ब्रैकेट में छलनी का उपयोग करके मिश्रण के उन अवयवों को अलग करना जिनके आमाप ब्रैकेट में साइज में अंतर हो। रसोई में आटे से चोकर ब्रैकेट में भूसा अलग करना। महीन कण छेद से निकल जाते हैं, अशुद्धियां छलनी में रह जाती हैं। निर्माण स्थल पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करना। चालन का सीधा सा अर्थ है छानना। ये नियम तब काम आता है जब दो चीजों के आकार यानी साइज में फर्क हो, एक छोटी हो और एक बड़ी हो। जैसे घर में आटा छानते हैं तो बारीक आटा छलनी से नीचे गिर जाता है और मोटा कचरा ऊपर रह जाता है। और यही सेम नियम बड़ी बड़ी इमारतों के निर्माण में भी लगता है, जहां बड़ी जाली से रेत को छाना जाता है। इसके नीचे एक तथ्य लिखा है, चौक पाउडर और आटे को चालन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों के कण समान महीन होते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। अगर दोनों चीजों का साइज बिल्कुल एक जैसा बारीक होगा, जैसे चौक का पाउडर और आटा, तो दोनों ही छलनी से पार हो जाएंगे। तब ये छानने वाला तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा। और इस विधि को दिखाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 दृश्य हैं। पहले में एक व्यक्ति कटोरे के ऊपर छलनी रखकर आटा छान रहा है। दूसरे में एक मजदूर एक बड़ी तिरछी जाली जो छलनी जैसी है उस पर फावड़े से रेत डाल रहा है, जिससे बारीक रेत नीचे गिर रही है और बड़े पत्थर पीछे रह जाते हैं। एकदम स्पष्ट चित्र है ये। अब तक तो ठोस चीजों की बात हो रही थी। अब स्लाइड 7 पर द्रवों की बात है। हेडिंग है द्रवों में पृथक्करण, अवसाधन और निस्तारण। अवसाधन ब्रैकेट में सेडिमेंटेशन। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का तली में बैठ जाना। उदाहरण, चावल या दाल धोने पर धूल ऑब्लिक मिट्टी का पानी में जाना। अब हम लिक्विड्स यानी तरल चीजों की बात कर रहे हैं। अवसाधन का व्यवहारिक अर्थ बहुत आसान है। जब पानी में कोई भारी चीज डाली जाती है तो वो भारीपन के कारण बर्तन में एकदम नीचे जा बैठती है। जैसे रसोई में दाल या चावल धोते समय वो भारी होते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं और हल्की धूल पानी में ऊपर रह जाती है। इसी नीचे बैठने की क्रिया को विज्ञान में अवसाधन कहते हैं। और इसे दिखाने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। एक ग्लास में पानी है और उसके बिल्कुल नीचे यानी तली में मिट्टी जमा हो गई है। इसके बाद निस्तारण लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। निस्तारण ब्रैकेट में डिकैंटेशन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलना। उदाहरण,
तेल और जल के मिश्रण को अलग करना। जब भारी चीज नीचे बैठ गई तो जो ऊपर साफ पानी है उसे अलग तो करना ही पड़ेगा। तो बिना बर्तन को ज्यादा हिलाए बहुत सावधानी से ऊपर वाले पानी को दूसरे बर्तन में उड़ेल लेना निस्तारण कहलाता है। अगर तेल और पानी मिले हों तो तेल ऊपर तैरता है, उसे भी हम ऐसे ही बिना हिलाए तिरछा करके अलग कर सकते हैं। इसी सावधानी को दिखाते हुए यहाँ चित्र में दिखाया गया है, मिट्टी जमे हुए उस ग्लास को थोड़ा झुकाकर ऊपर का साफ पानी सावधानी से एक दूसरे खाली ग्लास में डाला जा रहा है। अब स्लाइड 8 पर आते हैं। द्रवों में पृथक्करण, निस्यंदन ब्रैकेट में फिल्ट्रेशन। फिल्टर ब्रैकेट में छलनी, कपड़ा, फिल्टर पत्र का उपयोग करके ठोस और द्रव को अलग करना। उदाहरण है चाय तैयार होने के बाद पत्तियां अलग करना। पनीर बनाना ब्रैकेट में नींबू का रस डालकर फटे दूध को कपड़े से छानना। गंदले जल को साफ करना। निस्यंदन को हम आसान भाषा में फिल्टर करना कह सकते हैं। जब चालन यानी जो साधारण छलनी है वो काम नहीं करती क्योंकि अशुद्धि बहुत ज्यादा बारीक होती है, तब हमें एक बहुत ही बारीक फिल्टर की आवश्यकता होती है। जैसे सूती कपड़े से फटे हुए दूध को छानकर पनीर बनाना। सारा पानी नीचे निकल जाता है और शुद्ध पनीर कपड़े में रुक जाता है। इसके नीचे एक तथ्य भी दिया है, मैं पढ़ती हूँ। तथ्य: फिल्टर पत्र में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो छोटी अशुद्धियों को भी रोक लेते हैं। हाँ, जो लैब में फिल्टर पेपर इस्तेमाल होता है उसके छेद साधारण कपड़े से भी कहीं ज्यादा बारीक होते हैं। वो एकदम सूक्ष्म कचरे को भी फंसा लेता है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक स्टैंड पर एक कीप ब्रैकेट में फनल लगी है जिसके अंदर फिल्टर पेपर रखा है। एक ग्लास से गंदा पानी इसमें डाला जा रहा है और कीप के नीचे रखे बीकर में एकदम साफ पानी की बूंदें गिर रही हैं। साथ ही चाय छानने वाली छलनी का भी एक छोटा सा चित्र है। जी। अब स्लाइड 9 पर चलते हैं। विधि: वाष्पन ब्रैकेट में इवेपोरेशन। डेफिनेशन यानी परिभाषा है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। की फैक्ट यानी प्रमुख तथ्य है, जहां पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। वाष्पन एक बहुत ही साधारण लेकिन महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब पानी को गर्मी मिलती है तो वो भाप में यानी वाष्प में बदल जाता है और ये दुनिया में हर जगह लगातार हो रहा है जहां भी पानी मौजूद है। धूप से, गर्मी से पानी धीरे धीरे भाप बनता रहता है। इसका एक बहुत बड़ा उपयोग भी लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। प्रक्रम यानी प्रोसेस: समुद्र से नमक प्राप्त करना। 1. समुद्र के जल को उथले गड्ढों में भरा जाता है। 2. सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प बन जाता है। 3. ठोस लवण ब्रैकेट में नमक नीचे बच जाता है। ये कक्षा के स्तर पर समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। समुद्र का पानी खारा होता है, जब उसे चौकोर गड्ढों में भर देते हैं तो सूरज की तेज गर्मी से सारा पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, लेकिन जो नमक है वो उड़ नहीं सकता, इसलिए पीछे सिर्फ सफेद नमक बच जाता है। और यही यहाँ चित्र में दिखाया गया है। समुद्र के किनारे छोटे छोटे वर्गाकार यानी चौकोर गड्ढे क्यारियां बने हैं जिनमें समुद्र का पानी भरा है। सूरज बहुत तेज चमक रहा है, पानी से भाप उठ रही है और एक किनारे पर सफेद नमक का एक बड़ा ढेर लगा हुआ है। अब स्लाइड 10 पर वाष्पन का उल्टा है, मैं पढ़ती हूँ। विधि: संघनन ब्रैकेट में कंडेंसेशन। डेफिनेशन है, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बिल्कुल। अगर गर्मी से पानी का भाप बनना वाष्पन है तो ठंडक से उस भाप का वापस पानी बन जाना संघनन है। इसका एक प्रयोग भी लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। प्रयोग की व्याख्या: केतली में पानी उबाला ब्रैकेट में वाष्पन, भाप ठंडी प्लेट ब्रैकेट में बर्फ वाली के संपर्क में आई, भाप ठंडी होकर वापस जल की बूंदें बन गई ब्रैकेट में संघनन। एक वास्तविक जीवन का उदाहरण भी है। उबले दूध के बर्तन को ढकने वाली प्लेट पर पानी की बूंदें। ये दोनों ही उदाहरण बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। जब गर्म भाप किसी ठंडी चीज जैसे बर्फ रखी प्लेट से टकराती है तो वो एकदम ठंडी होकर दोबारा पानी बन जाती है। घर में जब हम गर्म दूध के बर्तन पर प्लेट रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद प्लेट के नीचे पानी की बूंदें नजर आती हैं, वो उसी भाप का संघनन है। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, गैस पर एक केतली रखी है जिसमें से भाप निकल रही है। एक व्यक्ति ने उस भाप के रास्ते में एक प्लेट पकड़ रखी है जिसके ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े रखे हैं। जैसे ही गर्म भाप
ठंडी प्लेट से टकराती है वो पानी की बूंदों में बदल जाती है और नीचे रखे बीकर में गिर रही है। एकदम सही। अब स्लाइड 11 पर एक पहेली जैसी स्थिति है। हेडिंग है एक से अधिक विधियों का उपयोग, ब्रैकेट में कंबाइनिंग मेथड्स। चुनौती, रेत प्लस नमक प्लस जल के मिश्रण को कैसे अलग करें। ये एक बहुत अच्छी चुनौती है। कई बार सिर्फ एक विधि से काम नहीं बनता, वैज्ञानिकों को कई तरीकों को एक साथ मिलाना पड़ता है। अब इस मिश्रण में रेत भी है, नमक भी है और पानी भी, तो इसे एक एक करके सुलझाते हैं। मैं पहला चरण पढ़ती हूँ। 1. निस्तारण / निस्यंदन। रेत नीचे बैठ जाती है, पानी ब्रैकेट में नमक सहित अलग कर ले। तो सबसे पहले हमने अवसादन होने दिया, रेत भारी थी वो नीचे बैठ गई। फिर निस्तारण या फिल्टर पेपर से हमने ऊपर का पानी अलग कर लिया। अब रेत तो अलग हो गई, लेकिन पानी में अभी भी नमक घुला हुआ है। चरण 2. वाष्पन। पानी को उबालें, पानी भाप बनता है, नमक बर्तन में रह जाता है। अब उस नमकीन पानी को हमने उबाला, वाष्पन हुआ, सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। बर्तन के नीचे क्या बचा? सिर्फ नमक, तो नमक भी अलग हो गया। और चरण 3 है संघनन। भाप को ठंडा करके शुद्ध जल प्राप्त करें। जी, जो पानी भाप बनकर उड़ रहा था उसे हमने एक ठंडी प्लेट से टकराकर वापस पानी में बदल लिया। तो इस तरह हमारी तीनों चीजें, रेत, नमक और पानी, अलग हो गई। और इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। पूरी प्रक्रिया को तीरों यानी एरोज से समझाया गया है। पहले एक बीकर से पानी को दूसरे में उड़ेला जा रहा है, निस्तारण। फिर उस पानी को केतली में उबाला जा रहा है, वाष्पत। और अंत में बर्फ रखी प्लेट से भाप टकराकर शुद्ध पानी बन रही है, संघनन। बहुत ही स्पष्ट चित्र है। अब स्लाइड 12 है विलयन और विलेयता, ब्रैकेट में सोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन यानी सोल्यूशन बनता है। संतृप्त विलयन, ब्रैकेट में सैचुरेटेड सोल्यूशन। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। गतिविधि का संदर्भ है जब नमक घुलना बंद हो जाए और तली में बैठने लगे तो समझे विलयन संतृप्त हो गया है। इसे बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं कि जैसे हमारा पेट भर जाता है, वैसे ही एक ग्लास पानी की भी नमक या चीनी घोलने की एक सीमा होती है। आप घुलते जाएंगे, वो घुलता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद कर देगा और बर्तन के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। पानी की उसी पेट भरी हुई अवस्था को विज्ञान में संतृप्त विलयन कहते हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्लास पानी में एक व्यक्ति चम्मच से नमक घोल रहा है। पास ही कागज पर और नमक रखा हुआ है। इसके बाद स्लाइड 13 पर एक और सवाल है, विलयता पर ताप का प्रभाव। क्या संतृप्त विलयन में और अधिक नमक घोला जा सकता है? संतृप्त विलयन को गर्म करने पर तली में बैठा नमक भी घुल जाता है। नियम है किसी विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। ये बहुत ही मजेदार बात है। अभी हमने देखा कि पानी का पेट भर गया था और नमक नीचे बैठ रहा था, लेकिन जैसे ही हम उस पानी को थोड़ा गर्म करते हैं, तापमान बढ़ने से पानी की घोलने की क्षमता अचानक बढ़ जाती है और जो नमक नीचे बैठा था वो भी घुल जाता है। और इसी को दिखाते हुए यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बर्नर यानी स्टोव जल रहा है, जिसके ऊपर जाली वाले स्टैंड पर एक बीकर रखा है। बीकर में नमक और पानी का घोल है जिसे गर्म किया जा रहा है। जी। अब हम स्लाइड 14 पर आते हैं। हेडिंग है क्या जल सभी पदार्थों की बराबर मात्रा घोलता है। एक्टिविटी है 2 गिलासों में समान पानी लेकर नमक और चीनी को संतृप्त होने तक घोलें और चम्मचों की संख्या गिनें। निष्कर्ष है जल विभिन्न पदार्थों जैसे नमक और चीनी की भिन्न भिन्न मात्राओं को घोलता है। तथ्य लिखा है जल को सार्वत्रिक विलायक ब्रैकेट में यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि यह बहुत से पदार्थों को घोल सकता है। इसका मतलब है कि पानी की क्षमता हर चीज के लिए अलग होती है। अगर एक ग्लास पानी में 3 चम्मच नमक घुलता है तो जरूरी नहीं कि चीनी भी 3 चम्मच ही घुले। चीनी हो सकता है 4 या 5 चम्मच घुल जाए। और पानी को सार्वत्रिक विलायक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया की ज्यादातर चीजों को अपने अंदर घोलने की ताकत रखता है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक लड़का और लड़की सवाल जवाब कर रहे हैं। उनके बगल में 2 ग्लास बने हैं। एक ग्लास के नीचे नमक लिखा है और दिखाया गया है कि उसमें 3 चम्मच नमक घुला। दूसरे ग्लास के नीचे चीनी लिखा है और दिखाया गया है कि उसमें 4 चम्मच चीनी घुली। बिल्कुल। अब हम अंतिम स्लाइड यानी स्लाइड 15 पर आ गए हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सारांश। मैं पहले 6 महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ती हूँ। मंथन
ब्रैकेट में चर्निंग, दूध ऑब्लिक दही से मक्खन अलग करना। निस्तारण, ब्रैकेट में डिकेंटेशन, अवसादित तरल को बिना हिलाए निकालना। निस्यंदन, ब्रैकेट में फिल्ट्रेशन, फिल्टर द्वारा ठोस को द्रव से अलग करना। वाष्पन, ब्रैकेट में इवेपोरेशन, द्रव का वाष्प बनना। संघनन, ब्रैकेट में कंडेंसेशन, वाष्प का द्रव बनना। संतृप्त विलयन, जिसमें और पदार्थ न घुल सके। ये इस पूरे पाठ की सबसे जरूरी परिभाषाएं हैं जो हमने अभी विस्तार से समझी। और अब मैं सारांश के सभी बुलेट पॉइंट्स उसी क्रम में पढ़ती हूँ। पहला बुलेट, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से अवयवों को पृथक करने की विधियां हैं। दूसरा, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा अलग किया जाता है। तीसरा, भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। चौथा, आमाप यानी साइज में अंतर होने पर चालन तथा निस्यंदन का उपयोग होता है। पांचवा, रेत और जल के मिश्रण में रेत अवसाधन द्वारा नीचे बैठ जाती है और जल को निस्तारण द्वारा अलग करते हैं। छठा, द्रव में घुले ठोस को वाष्पन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो ये पूरे अध्याय का एक बहुत ही शानदार रिकैप हो गया है।